नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। ममता ने एक सरसरी नजर देवरानी के चेहरे पर डाली, फिर उससे पूछा, रीता, कई दिनों से देवर जी नहीं दिख रहे हैं, क्या वो कहीं बाहर गए हैं? हाँ दीदी, वो शायद दिल्ली गए हैं काम की तलाश में, रीता ने जवाब दिया। तुमने परिवार में किसी को बताया क्यों नहीं कि शिव गोविंद दिल्ली गया है? दीदी, वो मुझसे लड़ झगड़ कर गए हैं, जेवर जट्टा भी साथ ले गए हैं। गुस्से में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन दीदी मुझे उनकी चिंता सता रही है। तुम्हारी शिव गोविंद से फोन पर बात हुई? ममता ने पूछा। नहीं दीदी, उनसे फोन पर बात तो नहीं हुई, रीता नजरें चुराकर बोली। तुम अपना फोन मुझे दो, मैं अभी शिव गोविंद से बात करती हूँ, ममता झुंझलाकर बोली। दीदी, मेरा फोन पानी में गिर गया था, जिससे वो बंद हो गया है, रीता ने जवाब दिया। ममता पढ़ी लिखी सभ्य महिला थी, वो समझ गई कि रीता बात ना कराने के लिए बहाने पर बहाना बना रही है। वो ये भी जान गई कि शिव गोविंद के गायब होने का रहस्य रीता के पेट में छिपा है, लेकिन वो बाहर नहीं लाना चाहती है। अब ममता के मन में अनेक आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी। वो सोचने लगी, कहीं रीता ने देवर के साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच डाला। ममता ने अपनी आशंकाओं से पति बाल गोविंद को अवगत कराया तो उनका कलेजा कांप उठा। बाल गोविंद ने भाई की खोज हर संभावित स्थान पर की, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फोन भी उसका बंद था, उसके यार दोस्त भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। ममता और उसके पति बाल गोविंद की समझ में नहीं आ रहा था कि शिव गोविंद को जमीन निगल गई या फिर आसमान। आखिर जब शिव गोविंद का कुछ भी पता नहीं चला तो उसने 10 जून 2021 की सुबह 9 बजे गुमशुदगी दर्ज कराने अकबरपुर कोतवाली जा पहुंचा। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे उस समय थाने पर मौजूद थे। बाल गोविंद ने उन्हें अपना परिचय दिया। सर, मेरा नाम बाल गोविंद यादव है, मैं बलिहारा गांव में रहता हूं। मेरा छोटा भाई शिव गोविंद 6 जून से घर से लापता है। मैंने उसकी तलाश हर जगह की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आप गुमशुदगी दर्ज कर भाई की खोज में सहायता करें। कोतवाल तुलसीराम पांडे ने बाल गोविंद की बात को गौर से सुना और फिर गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे भाई शिव गोविंद की गांव में किसी से रंजिश या लेन देन का झगड़ा तो नहीं था? सर, शिव गोविंद सीधा साधा इंसान है, उसकी गांव में किसी से रंजिश नहीं है और ना ही किसी से लेन देन का कोई झगड़ा है, बाल गोविंद ने जवाब दिया। तुम्हें किसी पर शक है? थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने पूछा। हाँ सर, रीता पर शक है, बाल गोविंद ने बताया। ये रीता कौन है? थाना प्रभारी बोले। सर, रीता शिव गोविंद की पत्नी है, वो रंगीन मिजाज औरत है। मुझे शक है कि भाई के लापता होने का रहस्य उसी के पेट में छिपा है। तुलसीराम पांडे समझ गए कि मामला अवैध संबंधों का है और ऐसे रिश्तों में कुछ भी घटित हो सकता है। उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और सच्चाई जानने के लिए खास खबरियों को लगा दिया। दूसरे दिन ही एक खबरी ने उन्हें बताया कि रीता रंगीन मिजाज औरत है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। गांव के दीपक उर्फ लल्ला का उसके घर पर आना जाना है, दोनों के बीच में अवैध संबंध है। इस रिश्ते का रीता का पति शिव गोविंद विरोध करता था। शिव गोविंद के लापता होने का रहस्य इन्हीं दोनों से पता चल सकता है। ये पता चलते ही कोतवाल तुलसीराम पांडे ने आवश्यक पुलिस बल साथ लिया और बलिहारा गांव पहुंचकर रीता यादव को उसके घर से हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाया गया। महिला पुलिस की मौजूदगी में रीता से पूछताछ शुरू की गई। थाना प्रभारी ने उससे पूछा, रीता, सच सच बताओ, शिव गोविंद कहाँ है? सर, मुझे पता नहीं वो कहाँ है, वो मुझसे लड़ झगड़ कर साथ में जेवर लेकर घर से दिल्ली जाने को निकले थे, रीता ने जवाब दिया। देखो, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, वरना सच्चाई उगलवाना मुझे आता है। सर, मैं सच ही कह रही हूँ, वो बोली। फिर झूठ? लगता है तुम सीधी तरह मुंह नहीं खोलोगी, थाना प्रभारी ने धमकाया। इसी के साथ उन्होंने एक महिला कांस्टेबल को इशारा किया। इशारा पाते ही महिला पुलिस ने रीता से सख्ती की तो उसे मुंह खोलते ज्यादा समय नहीं लगा। रीता ने मुंह खोला तो थाना प्रभारी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा।
रीता ने बताया, सर शिव गोविंद अब इस दुनिया में नहीं है। दीपक उर्फ लल्ला और उसके दोस्त अमन और निखिल ने मेरे कहने पर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद ताबड़तोड़ छापा मारकर तुलसीराम पांडे ने 12 जून की सुबह दीपक उर्फ लल्ला तथा उसके साथी अमन को भी 12 जोड़ से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोतवाली अकबरपुर लाया गया। वहां दोनों का सामना रीता से हुआ तो वे समझ गए कि हत्या का पर्दाफाश हो गया है, इसलिए उन दोनों ने सहजी जुर्म स्वीकार कर लिया। निखिल फरार हो गया था। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने इस सनसनीखेज मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। फिर शिव गोविंद का शव बरामद करने बलिहारा गांव के पास नौन नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने खुदाई के लिए जेसीबी भी मंगवा ली। इसके बाद अमन और दीपक की निशानदेही पर खुदाई की गई तो गहरे गड्ढे से शिव गोविंद का सड़ा गला शव बरामद हो गया, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी। शिव गोविंद के शव बरामद होने की सूचना बलियारा गांव पहुंची तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बाल गोविंद, उसकी पत्नी ममता और परिवार के अन्य लोग घटना स्थल पर पहुंचे और शव देखकर रोने लगे। इस बीच खबर पाकर एसपी केशव कुमार चौधरी, एएसपी घनश्याम तथा डीएसपी अरुण कुमार सिंह घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने शव का मुआयना किया तथा मृतक के घर वालों से पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी अमन और दीपक से भी विस्तार से पूछताछ की। पूछताछ के बाद आरोपियों ने हत्या में इस्तेमाल किया गया आला कतल साबड़ तथा फावड़ा भी बरामद करा दिया, जिसे उन्होंने छिपा दिया था। पूछताछ के बाद अधिकारियों ने शिव गोविंद के शव को माती स्थित पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। चूंकि आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल भी बरामद करा दिया था, इसलिए थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने मृतक के भाई बाल गोविंद की तरफ से धारा 302, 201, 120 बी तथा 34 के तहत रीता, दीपक उर्फ लल्ला, अमन तथा निखिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और रीता, अमन व दीपक को न्याय सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक ऐसी औरत की कहानी प्रकाश में आई जिसने स्वयं ही अपना सिंदूर मिटा दिया। कानपुर देहात जनपद के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है बलियारा। राम सिंह यादव अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे थे, हर गोविंद, बाल गोविंद तथा शिव गोविंद। राम सिंह किसान था। खेती की आय से ही घर परिवार चलता था। उसकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत नहीं थी, लेकिन बिरादरी में मान सम्मान था। भाइयों में हर गोविंद सबसे बड़ा था। उसकी शादी रीता से हुई थी। खूबसूरत रीता को पत्नी के रूप में पाकर हर गोविंद बहुत खुश था, लेकिन आर्थिक अभाव उसकी चाहत के बीच दीवार बने हुए थे। पति की मौत के बाद रीता देवर के साथ रहने लगी थी। हर गोविंद पिता के साथ खेती में हाथ बटाता था। वो इतना नहीं कमा पाता था कि मौज मजे से गुजर होती रहती, फिर भी हालात से उभरने की जद्दोजहद चलती रहती। समय के साथ जब हालात नहीं सुधरे तब रीता ने पति को कोई और काम करने की सलाह दी, लेकिन हर गोविंद तो अपनी खेती किसानी में ही खुश था। आखिर पति की खुशी को रीता ने भी स्वीकार कर लिया। वो पति की सीमित आमदनी में ही खुश रहने लगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। रीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हुआ ये कि एक दिन किसी काम से हरगोविंद अकबरपुर कस्बा गया। शाम को लौटते समय 12 जोड़ के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी मौत की खबर घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। रीता बिलक बिलक कर रोने लगी। घर वालों ने उसे किसी तरह से संभाला। ये साल 2012 की बात है। समय बीतते जब दुख के बादल छटने लगे तो रीता को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर वो पहाड़ सी जिंदगी पुरुष के सहारे के बिना कैसे गुजारेगी। मायके में रहकर वो विधवा का जीवन नहीं बिताना चाहती थी। रीता की चिंता से घरवाले भी परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। रीता के देवर का नाम था शिव गोविंद। रीता और शिव गोविंद की उम्र में 10 साल का लगभग अंतर था। रीता जब से ब्याह कर ससुराल आई थी, शिव गोविंद से उसकी खूब पटरी खाती थी। पति की मौत का जहां रीता को गम था, वहीं शिव गोविंद भी बड़े भाई की मौत पर दुखी था। अब शिव गोविंद ही रीता की देखभाल करता था और उसके गमों को बांटता था। 30 साल की रीता विधवा जरूर हो गई थी, लेकिन खूबसूरत और जवान थी।
शिव गोविंद भी 20 साल का गबरू जवान था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दिलों में चाहत जाग उठी। शिव गोविंद ने अपनी चाहत को एक दिन उजागर भी कर दिया। रीता भाभी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। सोच लो देवर जी, मैं विधवा हूँ और विधवा से ब्याह रचाना तो दूर, उससे हंसना बोलना भी ये समाज गुनाह मानता है। रीता ने शंका प्रकट की। भाभी, मुझे समाज की नहीं तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर विधवा होने का कलंक मिटाना चाहता हूँ। शिव गोविंद ने अपनी मनसा जाहिर की। तुम्हें मेरी चिंता है तो मैं साथ देने को तैयार हूँ। रीता ने रजामंदी दे दी। रीता राजी हो गई तो इस बाबत शिव गोविंद ने अपने मंझले भाई बाल गोविंद तथा भाभी ममता से बातचीत की। पहले तो दोनों चौंके, फिर आमने सामने बैठाकर रीता तथा शिव गोविंद से बात की। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को शादी करने की इजाजत दे दी। गांव में भी चर्चा आम हो गई कि शिव अपनी विधवा भाभी से ब्याह रचा रहा है। घर वालों की रजामंदी हुई तो एक दिन शिव गोविंद व रीता मंदिर पहुंचे। वहां शिव गोविंद ने रीता की मांग में सिंदूर भरकर उसे विधवा से सुहागिन बना दिया। इसके बाद रीता शिव गोविंद की पत्नी बनकर उसके साथ में रहने लगी। शिव गोविंद का प्यार मिला तो रीता पहले पति की यादें भुला बैठी। हंसी खुशी से 4 साल बीत गए। इस बीच रीता एक बेटी राधा की मां बन गई। राधा के जन्म से घर की खुशियां और बढ़ गई। लगभग 5 साल तक रीता और शिव गोविंद का जीवन आनंद पूर्वक बीता। उसके बाद उनके बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद की कोई बड़ी वजह नहीं थी। शिव गोविंद रनिया स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में उसे कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। रीता खर्चीली थी, कंजूसी उसका मिजाज नहीं था। जरूरत और शौक के आगे उसके लिए पैसों का कोई महत्व नहीं था। यही वजह थी कि वो शिव गोविंद से पैसे की मांग करती रहती। पत्नी की मांग सुनकर शिव गोविंद झुंझला उठता। रीता, मेरा वेतन ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम अपने खर्चों पर कंट्रोल करो। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर मत करो। जितना कर सकती थी कर लिया, अब और कंट्रोल नहीं। रीता भी झुंझलाकर जवाब देती। पत्नी के खर्चे पति नहीं पूरे करेगा तो क्या पड़ोसी करेंगे? रीता, मेरी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे महंगे शौक पूरे कर सकूं। पहले आमदनी बढ़ाते, फिर मेरी मांग में सिंदूर भरते। रीता का जवाब पैना तथा द्विअर्थी था। हर रात तुम्हें मुझसे अपनी खुशी चाहिए, मेरे खर्चे उठाने की तुम्हें परवाह नहीं। तुम्हारा शौक मैं पूरा करती हूँ तो तुम्हें भी मेरे शौक पूरे करने होंगे। तुम्हें खर्चों में कटौती भी करनी पड़ेगी और हालात से समझौता भी करना होगा। हरगिज नहीं करूंगी, रीता ने झुंझलाकर जवाब दिया। बस इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ता गया। शिव गोविंद महसूस करने लगा कि उसने रीता की मांग सिंदूर से सजाकर जबरदस्त गलती की है। तो रीता महसूस करने लगी कि शिव से प्रेम विवाह करके उसने स्वयं अपना मुकद्दर फोड़ लिया है। दिल में गांठ पड़ जाए तो वो कम नहीं होती, निरंतर बढ़ती जाती है। रीता और शिव भी एक दूसरे को अपने जीवन की गलती मानकर धीरे धीरे एक दूसरे से दूरियां बढ़ाने लगे। शिव गोविंद सुबह काम पर चला जाता, देर रात को घर आता। काम से इतना थका होता कि अक्सर खाना खाते ही सो जाता। रीता की हसरतें प्यासी ही रह जाती। रीता अकेलापन महसूस करने लगी तो उसका मन बहकने लगा। मन बहका तो वो पति से विश्वासघात करने पर उतारू हो गई। वो भूल गई कि जिस इंसान ने उसे विधवा से सुहागन बनाया, मांग में सिंदूर भरकर समाज में सम्मान दिलाया, उसी के साथ वो विश्वासघात करने का मंसूबा पाल रही है। मांग का सिंदूर भी उसे बेमानी लगने लगा। रीता ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी नजर दीपक उर्फ लल्ला पर टिक गई। दीपक उसके पति शिव गोविंद का दोस्त था और पड़ोस में ही रहता था। उसका आना जाना घर में लगा रहता था, खासकर उस रोज जब शिव गोविंद घर पर रहता था। दोनों में खूब गपशप होती तथा खाने पीने का दौर चलता था। रीता के मन में पाप समाया तो उसने दीपक को खुली छूट दे दी। उन दोनों के बीच हंसी ठिठोली भी होने लगी। रीता जहां गबरू जवान दीपक पर फिदा हो गई थी, वहीं दीपक भी मतवाली भाभी रीता का दीवाना बन गया था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़के तो नजदीकियां खुद ब खुद बन गई। इसके बाद दीपक शिव गोविंद की गैर मौजूदगी में रीता से मिलने आने लगा। रीता को उसका आना और उसके साथ लच्छेदार बातें करना अच्छा लगता था,
जल्द ही वे एक दूसरे से खुल गए और हंसी मजाक होने लगा। एक रोज दोपहर में दीपक आया। रीता ने उकसाया तो उस दिन दोनों के बीच की हर दीवार टूट गई और अवैध संबंधों का रिश्ता बन गया। उस दिन के बाद रीता और दीपक अक्सर देह सुख प्राप्त करने लगे। दीपक ऐसे समय पर आता जब शिव गोविंद घर पर नहीं होता। सूने घर में दोनों खूब रंग रलियां मनाते। कभी कभी तो रीता स्वयं ही फोन पर लल्ला को बुला लेती, फिर दो शरीर एक हो जाते। लेकिन ऐसे संबंध छिपाए नहीं छिपते। धीरे धीरे गांव में रीता और दीपक के संबंधों की चर्चा होने लगी। रीता के पति शिव गोविंद यादव को जब रीता और दीपक के संबंधों के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने इस बारे में पत्नी और दोस्त से बात की तो दोनों ने साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक रोज जब उसने अचानक दोनों को हंसी ठिठोली करते देख लिया तो उसने रीता की पिटाई की तथा दीपक उर्फ लल्ला को भी फटकारा, पर उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों पहले की तरह मौज मस्ती करते रहे। इसके बाद तो ये रवैया ही बन गया। जिस दिन शिव गोविंद को पता चलता कि दीपक उसके घर आया था, उस दिन वो रीता से मारपीट करता। शिव गोविंद का परिवार और गांव वाले इस बात को जान गए थे कि दोनों के बीच तनाव रीता और दीपक के नाजायज रिश्ते को लेकर है। पत्नी की बेवफाई से तंग आकर एक दिन शिव गोविंद अपनी भाभी ममता के सामने फूट फूट कर रोने लगा। भाभी, कल जिस औरत की मांग में सिंदूर सजाकर मैंने विधवा होने का कलंक मिटाया तथा समाज में सम्मान दिलाया, आज उस औरत ने समाज में मेरा सर नीचे कर दिया है। जी करता है या तो उस नागिन का फन कुचल दूं या फिर खुद गलत कदम उठा लूं। ममता ने शिव गोविंद को समझाया कि वो सब्र से काम ले। वो रीता को समझाएगी, उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ममता और उसके पति बालगोविंद ने रीता को समझाया, मान मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाया, लेकिन रीता पर कोई असर नहीं पड़ा। 5 जून 2021 की शाम शिव गोविंद का दोस्त सतीश उसके घर आया। चाय पानी के दौरान दोनों में गपशप होने लगी। सतीश ने रीता की तारीफ की तो शिव गोविंद ने मन की भड़ास निकालनी शुरू कर दी। सतीश के सामने उसने रीता की पोल खुलकर रख दी। उसने कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो रीता के दिल को चुभ गई। पति की बात दिल में चुभी तो रीता ने पति को मिटाने का निश्चय कर लिया। उसने प्रेमी दीपक को घर बुला लिया और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे मारता पीटता है, दूसरों के सामने जलील करता है और तुम दुम दबाकर भाग जाते हो। आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? घर का मामला है भाभी, मैं कर ही क्या सकता हूँ। दीपक ने मजबूरी जाहिर की। विरोध तो कर सकते हो, मुझ पर उठने वाले उसका हाथ मोड़ तो सकते हो, फिर भी ना माने तो? रीता बोली। तो क्या भाभी? दीपक ने आश्चर्य से पूछा। रीता गुस्से में बोली, उसका गला घोट दो, मार दो उसे, ताकि मैं चैन से जी सकूं। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इसके बाद रीता और दीपक ने मिलकर शिव गोविंद की हत्या की योजना बनाई। इस योजना में दीपक ने अपने दोस्त अमन और निखिल को भी शामिल कर लिया। योजना के तहत दीपक ने 6 जून 2021 की शाम 5 बजे अमन और निखिल को साबड़ व फावड़े के साथ नोन नदी किनारे खेत पर भेज दिया। फिर वो शिव गोविंद के घर पहुंचा। शिव गोविंद घर पर ही था। दीपक ने शिव गोविंद से कहा, शौचालय पाटने के लिए लकड़ी चाहिए हो तो मेरे साथ खेत पर चलो, वहां यूकेलिप्टस की लकड़ी दिलवा दूंगा, कीमत भी नहीं चुकानी पड़ेगी। शिव गोविंद ने अंधेरा घेरा आने का बहाना बनाया, लेकिन रीता ने उसकी बात खारिज कर दी और जबरदस्ती दीपक के साथ भेज दिया। शिव गोविंद नोन नदी किनारे खेत पर पहुंचा तो वहां अमन और निखिल भी मौजूद थे। उन सब में आपस में बातें होने लगी। बातचीत के बीच में ही अमन और निखिल ने शिव गोविंद को दबोच लिया और दीपक ने साबड़ का प्रहार शिव गोविंद के सिर पर कर दिया। साबड़ के प्रहार से शिव गोविंद का सिर फट गया। इसके बाद अमन और निखिल ने फावड़े से प्रहार कर शिव गोविंद को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद अमन, निखिल और दीपक शव को उठाकर नदी के किनारे लाए। नून नदी सूखी थी। वहां तीनों ने मिलकर फावड़े से गहरा गड्ढा खोदा और शिव गोविंद के शव को गड्ढे में दफन कर दिया। उन्होंने आला कतल फावड़ा और साबड़ झाड़ियों में छिपा दिए, फिर वापस अपने घर आ गए। दीपक ने रीता को फोन करके बता दिया कि उसके सुहाग को मिटा दिया गया है और शव को नून नदी में दफना दिया है।
इधर जब कई दिनों से शिव गोविंद दिखाई नहीं दिया तो ममता ने रीता से सवाल जवाब किया। शक होने पर उसने सारी बात पति बाल गोविंद को बताई। बाल गोविंद ने तब थाना अकबरपुर में भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई और शक उसकी पत्नी रीता पर किया। शक होने पर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने रीता को गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो शिव गोविंद की हत्या का पर्दाफाश हो गया और कातिल पकड़े गए। 13 जून 2021 को थाना अकबरपुर पुलिस ने आरोपी दीपक, अमन तथा रीता को कानपुर देहात की माती अदालत में पेश किया, जहां से उनको जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।